नशे की लत इंसान के सोचने समझने की शक्ति ही नहीं छीनती, बल्कि उसे अपना गुलाम भी बना लेती है। नशे की लत में डूबा इंसान कभी कभी ऐसे खतरनाक कदम उठा लेता है जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। वो ये भूल जाता है कि इसके दुष्परिणाम उसके परिवार और उसके अपनों पर पड़ेंगे। जब वो नशे में होता है तो उसको इतना भी होश नहीं होता कि वो अपना तो नुकसान कर ही रहा है, लेकिन अपने साथ साथ अपनों का भी नुकसान कर रहा है, अपने परिवार को भी तबाह कर रहा है। और यही कुछ हुआ आज की कहानी में। तो आज की कहानी जानेंगे कि आखिर वो कौन था जिसने नशे की लत के चलते अपना ही परिवार और अपनी घर गृहस्थी तबाह कर ली। तो जानेंगे कि आखिर किसके साथ ऐसा हुआ है। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं क्राइम चैनल पर आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर अभी नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, आपके कमेंट्स के जवाब मैं वीडियो के लास्ट में ज़रूर दूंगी। तो चलिए दोस्तों, आपका समय नहीं लेते और जानते हैं कि आखिर कौन था जिसने नशे की लत के चलते अपना ही परिवार तबाह कर लिया। सुमित गाजियाबाद के इंदिरापुरम ज्ञानखंड 4 में अपने परिवार के साथ 2 बेडरूम फ्लैट में रहता था। परिवार में उसकी पत्नी अंशुबाला के अलावा 3 बच्चे थे। बच्चों में बड़े बेटे प्रथमेश के बाद 2 साल के 2 जुड़वा बच्चे आकृति और आरव थे। प्रथमेश रिवेवा पब्लिक स्कूल में पहली कक्षा में पढ़ रहा था, जबकि उसकी पत्नी अंशुबाला इंदिरापुरम के मदर्स प्राइड स्कूल में टीचर थी। दोनों जुड़वा बच्चे इसी स्कूल में मां अंशुबाला के साथ पढ़ने जाते थे। स्कूल से लौटने के बाद अंशुबाला घर पर बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। बिहार के सारण जिले के गांव अंजनी मकेर के रहने वाले BN सिंह सेना से रिटायर हो चुके थे। उन्होंने सन 2011 में बेटी अंशुबाला उर्फ पूजा की शादी झारखंड के सिंहभूम के गांव आदित्यपुर के रहने वाले सुमित के साथ की थी। सुमित ने B.Tech कर रखा था। सुमित के पिता सर्वानंद सिंह व मां की सन 2012 में मृत्यु हो गई थी। परिवार में कुल 4 बहन भाई थे। बड़ा भाई अमित बेंगलुरु में एक IT कंपनी में इंजीनियर था और अपने परिवार के साथ वहीं रहता था। 4 बहनें थीं, बड़ी किरण व गुड्डी और 2 छोटी बेबी व रिंकी। 3 बहनों की शादी हो चुकी थी। सबसे छोटी बहन रिंकी बड़े भाई अमित के साथ ही रहकर पढ़ रही थी। अंशुबाला के परिवार में उसके माता पिता के अलावा 2 भाई थे, पंकज और मनीष, और दोनों ही शादीशुदा थे। पंकज गाजियाबाद वसुंधरा के सेक्टर 15 में अपने परिवार के साथ रहता था, जबकि छोटा भाई अपने परिवार के साथ दिल्ली के रोहिणी इलाके में रहता था। अंशुबाला के पिता BN सिंह और मां मीरा देवी पिछले 4 सालों से बेटी अंशुबाला के साथ रह रहे थे और इसकी वजह यह थी कि सुमित का ऑफिस के काम से बाहर आना जाना लगा रहता था। सेना से रिटायर्ड BN सिंह इंदिरापुरम की एक सिक्योरिटी कंपनी में सिक्योरिटी ऑफिसर की नौकरी कर रहे थे। हालांकि वह बेटी के पास रहते थे, लेकिन अपना व पत्नी का खर्च वो खुद उठाते थे। बेटी के पास रहने की वजह यही थी कि दामाद सुमित अक्सर घर के बाहर रहता था। बच्चे छोटे होने के कारण बेटी को किसी की मदद की ज़रूरत थी और बेटी के पास रहते हुए BN सिंह व उनकी पत्नी मीरा देवी दोनों बेटों के पास आते जाते रहते थे। दोनों बेटे भी जब तक उनसे व बहन अंशु से मिलने के लिए आते रहते थे। अक्टूबर 2018 तक सुमित गुरुग्राम की IT कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी पर था। इसके तुरंत बाद उसने बेंगलुरु की अमेरिकन वेस्ट IT कंपनी UST ग्लोबल में नौकरी शुरू कर दी। 14 लाख रुपए के पैकेज पर उसने बतौर एप्लीकेशन मैनेजर ज्वाइन किया था। UST ग्लोबल कंपनी ने 2 महीने बाद अपना सिस्टम अपग्रेड किया तो सुमित काम नहीं कर पाया। नतीजतन बीते जनवरी में उसने इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन घर वालों को इस बारे में पता ही नहीं था। परिवार को इस सब की जानकारी तब लगी जब वह मार्च में बेंगलुरु छोड़कर हमेशा के लिए दिल्ली आ गया। बेंगलुरु में वह अपने भाई अमित के पास रहता था। जनवरी में नौकरी छोड़ने के बाद से ही सुमित लगातार दूसरी नौकरी के लिए प्रयास कर रहा था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही थी।
अंशु बाला का वेतन बहुत ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन वह अपने बच्चों के छोटे मोटे खर्च पूरा करने लायक वह कमा लेती थी। अब तक सुमित भी अच्छी कमाई कर रहा था। सास ससुर भी घर के खर्चों में सुमित व अंशु की मदद करते थे और इसीलिए ऐसा कोई कारण नहीं था कि 3 महीने की नौकरी के कारण सुमित या परिवार के लोग परेशान होते। कुल मिलाकर सब कुछ ठीक चल रहा था और इन दिनों बेरोजगारी के कारण सुमित भी पूरे दिन परिवार के साथ रहता था। बिहार के सारण जिले में एक करीबी रिश्तेदार की बेटी की शादी थी, लिहाजा 7 अप्रैल 2019 को बीएन सिंह अपनी पत्नी के साथ शादी में शामिल होने के लिए सारण चले जाते हैं। सुमित के सभी भाई बहन दूर दूर व अलग रहते थे। सभी की खैर खबर मिलती रहे, इसके लिए उन्होंने माई फैमिली नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था। 21 अप्रैल की शाम करीब 6 बजे इस व्हाट्सएप ग्रुप पर सुमित ने एक ऐसा वीडियो डाला जिसे देखकर पूरे परिवार में हाहाकार मच गया। ये वीडियो सबसे पहले सुमित की बिहार में रहने वाली बहन गुड्डी ने देखा। वीडियो में सुमित जो कुछ बोल रहा था उसे सुनकर गुड्डी के पांव तले से ज़मीन खिसक गई। दरअसल इस वीडियो में सुमित बता रहा था कि मैंने पत्नी और बच्चों की हत्या कर दी है और मैं खुद भी आत्महत्या करने जा रहा हूँ। ये मेरा आखिरी वीडियो है। मैं दुकान से पोटेशियम साइनाइड लेकर आया हूँ। अब मैं परिवार पालने लायक नहीं रहा और इसीलिए मैंने सबको जान से मार दिया। जाओ जाकर शव ले लो, 5 मिनट में मैं पोटेशियम साइनाइड खा लूँगा। वीडियो में ही उसने बताया कि उसने न्याय खंड के हुक्म मेडिकल स्टोर से 22,000 रुपये में पोटेशियम साइनाइड खरीदा है, जिसे खाकर वह मरने जा रहा है। सुमित ने वीडियो में यह भी बताया कि वह नशे के लिए ड्रग भी हुक्म मेडिकल स्टोर से लेता था। मेडिकल स्टोर के मालिक मकनपुर निवासी मुकेश ने ड्रग के नाम पर उसे काफ़ी लूटा था और जिसके चलते उस पर लाखों का कर्ज हो गया था। उसने भी मुकेश के खाते से मोबाइल बैंकिंग के जरिए 1 लाख रुपए अपने खाते में ट्रांसफ़र कर लिए थे। 2 मिनट 40 सेकंड के वीडियो में सुमित ने बताया कि वह इस समय काफ़ी डिप्रेशन में है और उसने अपने परिवार की हत्या कर दी है। ये पूरी वीडियो जैसे ही गुड्डी ने देखी तो उसने बेंगलुरु में रह रहे अपने बड़े भाई अमित को फ़ोन पर सारी बात बताई तो वह भी बेचैन हो गया। अमित ने गुड्डी से बात करने के बाद खुद भी फैमिली ग्रुप पर डाली गई यह वीडियो देखी और गुड्डी से बात की। अमित ने गुड्डी से कहा कि वह तुरंत अंशु बाला के भाई पंकज को बता दे, क्योंकि वही एक ऐसा शख्स है जो सुमित के घर के सबसे नज़दीक रहता है। भाई की सलाह के बाद गुड्डी ने सुमित द्वारा ग्रुप में डाला गया वीडियो पंकज को भेज दिया और उससे फ़ोन पर बात की। गुड्डी ने पंकज को सारी बात बताई तो पंकज का भी सिर घूम गया। तब तक हकीकत किसी को मालूम ही नहीं थी, इसलिए गुड्डी ने पंकज को सलाह दी कि वह तत्काल सुमित के घर जाकर देखे कि माजरा क्या है। तब तक किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। वे लोग तो सोच रहे थे कि सुमित ने कहीं मजाक में तो नहीं कहा है। हालांकि अमित, गुड्डी और पंकज सभी लोगों को जैसे ही इस वीडियो मैसेज के बारे में पता चला, उन्होंने सुमित के मोबाइल फ़ोन पर संपर्क करना चाहा ताकि उससे बात कर असलियत जान सकें, लेकिन सभी को उसका मोबाइल स्विच ऑफ मिला और इससे सभी को शंका होने लगी। लिहाजा उन्होंने अंशु बाला व घर के दूसरे मोबाइल फ़ोन पर भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन दोनों फ़ोन स्विच ऑफ मिले तो पंकज का मन शंका से भर उठा। पंकज ने यह सब सुनने के बाद अपने आस पड़ोस के 1-2 लोगों को साथ लिया और ज्ञानखंड 4 में सुमित के मकान पर पहुंच गया, लेकिन वहां ताला लटका देखकर उसका दिल आशंका से भर गया। उन्होंने सुमित के पड़ोस में रहने वाले और कॉलोनी के कुछ लोगों को एकत्र किया और उन्हें अपने बहनोई द्वारा भेजे गए वीडियो के बारे में बताया तो सभी ने सलाह दी कि घर का ताला तोड़कर चेक कर लिया जाए। फलस्वरूप सुमित के घर का ताला तोड़ दिया गया। दरवाज़ा खोलकर अंदर का नज़ारा देखा तो सभी दंग रह गए। अंदर ड्राइंग रूम से लेकर बेडरूम तक तीनों बच्चों और अंशु बाला के खून से लथपथ शव पड़े थे, जबकि सुमित का कहीं कोई अता पता नहीं था। घर में 4 हत्याएं होने की खबर जल्द ही पूरी कॉलोनी में फैल गई। सुमित के घर के बाहर लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। इस बीच किसी के कहने पर पंकज ने पुलिस को सूचना दे दी। उस समय शाम के 7 बजे थे। पुलिस कंट्रोल रूम से यह सूचना अभय खंड चौकी को दे दी गई। पुलिस का घर इसी चौकी क्षेत्र में आता था।
अभय खंड चौकी प्रभारी एसआई प्रहलाद सिंह 2-3 सिपाहियों को साथ लेकर घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने घर में एक साथ 4 लाशें देखी तो इंदिरापुरम थाना प्रभारी संदीप कुमार को फ़ोन करके जानकारी दी। वैसे तो हत्या की वारदात ही पुलिस के लिए बड़ी बात होती है, लेकिन यहाँ तो एक साथ 4 हत्याओं वाली बात थी। इंस्पेक्टर संदीप कुमार ने इंदिरापुरम क्षेत्र के एसएसपी अपर्णा गौतम, एसपी सिटी श्लोक कुमार व गाजियाबाद के एसएसपी उपेंद्र अग्रवाल को इस घटना से अवगत करा दिया। 8 बजते बजते इंदिरापुरम का ज्ञान खंड 4 पुलिस छावनी में तब्दील हो गया, जिसका हर छोटा बड़ा अधिकारी और फॉरेंसिक टीम वहां पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई। पंकज ने अपने माता पिता के साथ दिल्ली में रहने वाले अपने भाई व अन्य रिश्तेदारों को इस घटना से अवगत करा दिया। पंकज के मोबाइल फ़ोन पर सुमित की बहनों और भाई अमित के भी लगातार फ़ोन आ रहे थे। उन्होंने उन्हें वास्तविकता से अवगत करा दिया। इंदिरापुरम पुलिस के साथ दूसरे तमाम अधिकारी जब घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि 2 कमरों के फ्लैट में अंदर ड्राइंग रूम में खून से लथपथ प्रथमेश का शव पड़ा था। अंशुबाला का शव बेडरूम में ज़मीन पर गिरा पड़ा था, जबकि दोनों जुड़वा बच्चों के शव बेड पर पड़े थे। ऐसा लगता था जैसे उन्हें सोते समय बेहोशी की अवस्था में मारा गया है। फर्श व बेड तथा 1-2 जगह दीवारों पर खून के निशान थे। बिस्तर पर पड़ा खून सूखकर काला पड़ने लगा था। तीनों बच्चों और अंशु के गले पर धारदार हथियार के निशान थे। अंशुबाला के पेट और छाती के अलावा हाथ पर भी कई जगह धारदार हथियारों के निशान थे। शरीर पर कई जगह खरोंचे भी थे और कपड़े भी अस्त व्यस्त थे। इससे पहली नज़र में प्रतीक होता था कि मरने से पहले कातिल से उसकी झड़प हुई है और उसने अपने बचाव में काफ़ी संघर्ष किया था। शव को सबसे पहले देखने वाले पंकज ने पुलिस को बताया कि तीनों बच्चों के मुंह के ऊपर तकिए रखे हुए थे। सुमित ने शायद परिवार के सभी लोगों को खाने की किसी चीज़ में कोई नशा देकर बेहोश कर दिया था और इसीलिए जब उनकी हत्या की गई तो आस पड़ोस के किसी भी व्यक्ति ने कोई चीख पुकार की आवाज़ ही नहीं सुनी। थाना प्रभारी संदीप कुमार ने फॉरेंसिक टीम के साथ जब घर की छानबीन शुरू की तो उन्हें रसोई घर में सहजन की सब्जी के टुकड़े मिले। कोल्ड ड्रिंक की 2 बोतलों पर नशे की गोलियों के कुछ खाली पैकेट भी मिले। सभी चीज़ों को पुलिस ने जांच के लिए अपने कब्जे में ले लिया, क्योंकि पुलिस को शक था कि सब्जी में नशीली गोली या पदार्थ मिलाया गया होगा। घर की तलाशी में पुलिस को अलग अलग साइज के 5 चाकू भी मिले, जिसमें से 3 एकदम नए थे, जबकि 2 चाकुओं का इस्तेमाल हत्या में किया गया था, क्योंकि धोने या कपड़े से साफ करने के बावजूद भी उन पर कहीं ना कहीं खून के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। फॉरेंसिक टीम ने जांच के बाद ये सभी सामान कब्जे में ले लिया। कई घंटे की मशक्कत और घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद पुलिस ने तीनों बच्चों व अंशुबाला के शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिए। रात में पंकज के भाई मनीष व दूसरे रिश्तेदार भी गाजियाबाद पहुंच चुके थे। अंशुबाला के भाई पंकज की शिकायत के आधार पर इंदिरापुरम पुलिस ने 21 अप्रैल 2019 को धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज कर लिया था और जांच का काम खुद थाना प्रभारी संदीप कुमार कर रहे थे। सुबह होते ही पुलिस ने सुमित की खोज खबर लेने के लिए चौतरफा कोशिशें शुरू कर दी। चूँकि सुमित का मोबाइल नंबर बंद था, इसलिए उस तक पहुंचने का जरिया सिर्फ उसका मोबाइल नंबर ही था। हैरानी की बात यह थी कि घर में सुमित के अलावा 2 मोबाइल फ़ोन और भी थे। इसमें से एक फ़ोन अंशुबाला का था और दूसरा घर में रहता था। वे दोनों फ़ोन भी घर की तलाशी में पुलिस को नहीं मिले थे और यह भी नहीं पता था कि सुमित जिंदा है या मर चुका है। इसलिए एसएसपी उपेंद्र अग्रवाल ने साइबर शाखा की टीम से सुमित व अंशुबाला के दोनों मोबाइल नंबर्स सर्विलांस पर लगवा दिए। इन मोबाइल नंबर्स की लोकेशन के बारे में मिलने वाली पर की जानकारी इंदिरापुरम पुलिस को देने का काम सौंप दिया। एसपी सिटी श्लोक कुमार व एएसपी अपर्णा गौतम ने थाना प्रभारी संदीप कुमार, एसआई प्रहलाद सिंह और रामप्रस्थ चौकी प्रभारी इजहार अली के नेतृत्व में 3 टीमें बनाई। पुलिस की टीमों ने सुबह होते ही सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचकर आस पड़ोस के लोगों और सुमित कुमार के सभी रिश्तेदारों से बातचीत और पूछताछ करने का काम शुरू कर दिया। पड़ोसियों से पूछताछ में पुलिस को पता चला कि मृतक परिवार काफ़ी मिलनसार था।
पड़ोसियों से अंशुबाला और सुमित के बहुत अच्छे संबंध थे। कॉलोनी के गार्ड इंद्रजीत ने बताया कि सुबह 3 बजे सुमित यह कहकर बाहर गया था कि वह थोड़ी देर में आ रहा है। वह किस काम से और कहाँ गया, इसके बारे में उसे कुछ नहीं पता। गार्ड का कहना था कि सुमित के चेहरे से यह आभास ही नहीं हुआ कि उसने 4 हत्याएं की हैं। पड़ोसियों ने 21 अप्रैल की सुबह से सुमित के परिवार के किसी भी सदस्य को देखा भी नहीं था। अलबत्ता 20 अप्रैल की शाम को अंशुबाला का बड़ा बेटा प्रथमेश अपनी मां के साथ बाहर जरूर देखा गया था। दोनों एकदम नॉर्मल थे। पता चला कि सुमित भी अक्सर बच्चों के साथ बाहर खेला करता था। 22 अप्रैल की दोपहर तक पुलिस ने अंशुबाला और उसके तीनों बच्चों का पोस्टमार्टम करवाकर चारों के शव उनके परिजनों को सौंप दिए। 21 अप्रैल की रात में ही पंकज ने अपने पिता को फ़ोन करके इस हादसे की सूचना दे दी थी। बेटी और नाती नातिन की हत्या की खबर सुनते ही अंशुबाला के माता पिता अगली सुबह बिहार के सारण से फ्लाइट पकड़कर दोपहर तक दिल्ली और फिर दिल्ली से गाज़ियाबाद पहुंच गए। सुमित के भाई अमित व 2 बहनें भी दोपहर तक गाज़ियाबाद आ चुके थे। दोनों परिवारों ने मिलकर चारों शवों का अंतिम संस्कार किया। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल चुकी थी और जिसमें अंशु के गले के साथ शरीर के अन्य हिस्सों पर चाकू के 6 निशान पाए गए थे। वहीं बच्चों की मौत गला रेतने से बताई गई थी। हत्या का समय 20 व 21 अप्रैल की रात 12 बजे के बाद का बताया गया। नशीले पदार्थ या नींद की गोली दिए जाने की पुष्टि नहीं होने के कारण चारों के बिस्तरा को सुरक्षित कर जांच के लिए भेज दिया गया। अंतिम संस्कार के बाद अंशुबाला के माता पिता और परिवार के अन्य लोग इंदिरापुरम थाने पहुंचे और वहां उन्होंने थाना प्रभारी संदीप कुमार को बताया कि घर में कोई आर्थिक तंगी नहीं थी। सुमित ने सामूहिक हत्या कर घर में लूटपाट की है। वह गहने और नकदी लेकर फरार हुआ है। परिजनों का तर्क था कि यदि उसे आत्महत्या करनी होती तो वह पत्नी और बच्चों के साथ ही जान दे देता। परिजनों ने हत्यारोपी सुमित के भाई और बहन को गिरफ्तार करने की मांग की। परिजनों ने यह भी बताया कि 8 अप्रैल को ही आकृति व आरव का जन्मदिन हंसी खुशी से मनाया भी गया था। अंशुबाला के पिता बीएन सिंह ने पुलिस को बताया कि वह चूंकि अपनी पत्नी मीरा सिंह के साथ बेटी अंशुबाला के साथ ही रहते थे, इसलिए उन्होंने देखा कि सुमित अक्सर अंशु से लड़ाई करता था। वह उसको बार बार रुपए मांगने की डिमांड करता और रुपए ना देने पर उसकी पिटाई करता था। बीएन सिंह का यह भी कहना था कि सुमित हर महीने 1 लाख रुपए से अधिक कमाता था। उसने नौकरी जरूर छोड़ दी थी, लेकिन घर परिवार चलाने के लिए उसे कोई परेशानी नहीं थी। जबकि सुमित ने वीडियो में आर्थिक तंगी के चलते पत्नी और बच्चों की हत्या करने का दावा किया था। लेकिन पुलिस ने पूरी कॉलोनी के लोगों के अलावा किराना, कॉस्मेटिक्स की दुकान और प्रेस वाले से पूछताछ की तो उन्होंने परिवार पर किसी प्रकार का उधार होने से साफ इनकार कर दिया। सभी का कहना था कि सामान खरीदने के बाद तुरंत भुगतान कर दिया जाता था। सोसाइटी में कपड़े प्रेस करने वाले रामलाल ने पुलिस को बताया कि सुमित के घर से उसके पास प्रतिदिन 6 जोड़ी कपड़े प्रेस होने आते थे। शुक्रवार सुबह भी कपड़े प्रेस होने आए थे। कपड़े प्रेस करने के एवज में प्रतिमाह सुमित के घर से 1500 रुपये मिलते थे। परिवार ने कभी रुपए उधार ही नहीं किए। सोसाइटी के पास स्थित किराना दुकान संचालक ने बताया कि अंशुबाला प्रतिमाह 8000 रुपये का घरेलू सामान नगद लेकर जाती थी। कपड़े प्रेस करने वाले धोबी रामलाल ने यह भी बताया कि सुमित जब भी यहाँ रहता था, घर के नीचे या सोसाइटी में घूमकर सिगरेट पीता था। वह सिगरेट पीने का इतना आदी था कि एक दिन में 3 से 4 डिब्बी सिगरेट पी जाता था। पूछने पर सुमित कहता था कि सिगरेट पर उसका महीने का खर्च 10,000 रुपये से ज़्यादा का आता है। इस पूरी पूछताछ से यह बात साफ हो गई थी कि आर्थिक तंगी की जो बात सामने आ रही थी उसमें बहुत ज़्यादा दम नहीं था। इसलिए पुलिस ने अंशुबाला के परिजनों द्वारा हत्याकांड में सुमित के भाई और बहन के शामिल होने और उन्हें गिरफ्तार करने की मांग को दरकिनार कर दिया, क्योंकि यह बात साफ हो चुकी थी कि परिवार ना तो किसी आर्थिक मुसीबत में था और ना ही परिवार के दूसरे लोगों का सुमित के घर पर बहुत आना जाना था। इसलिए पुलिस ने अब अपना सारा ध्यान सुमित की तलाश में केंद्रित कर दिया। पुलिस ने सुमित के मोबाइल नंबर की CDR निकाल ली थी
उसमें पुलिस को करीब आधा दर्जन ऐसे नंबर मिले जिन पर सुमित की बात होती थी। ये नंबर बिहार, बेंगलुरु, मध्य प्रदेश, दिल्ली समेत अन्य कई स्थानों के थे। पुलिस ने संदिग्ध नंबरों की एक एक कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। सर्विलांस टीम को अचानक उस वक्त सुमित की लोकेशन मिल गई जब उसने कुछ देर के लिए अपना मोबाइल फ़ोन ऑन किया। उस वक्त उसकी लोकेशन मध्य प्रदेश के रतलाम में थी। सुमित ने अपनी पत्नी के दोनों मोबाइल तो ऑन नहीं किए। हाँ, इस दौरान एक दो बार उसने अपने भाई अमित से बात करने के लिए अपना फ़ोन खोला तो उसकी लोकेशन ट्रेस हो गई। उसकी लोकेशन रतलाम की आ रही थी। सुमित ने जब भी अपने भाई से बात की तो उसने यह तो नहीं बताया कि वह कहाँ पर है, लेकिन उसने बार बार यही कहा कि वह बहुत परेशान था और इसलिए उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। एसएसपी उपेंद्र अग्रवाल ने इस दौरान मोबाइल की लोकेशन मिलने वाले स्थानों पर वहां की जीआरपी को पुलिस के फ़ोटो के साथ साथ जानकारी भेजी ताकि वह किसी को दिखे तो उसे पुलिस हिरासत में लिया जा सके। आनंद फानन में एसआई प्रहलाद व इजहार अली और कांस्टेबल रवि कुमार की टीम को रतलाम रवाना कर दिया गया और साथ ही उन्होंने सर्विलांस टीम को उनके साथ बराबर संपर्क में बनाकर सुमित की लोकेशन का अपडेट देने के आदेश भी दिए। चूँकि सुमित के कई रिश्तेदार व जानने वाले मध्य प्रदेश में रहते थे और इसलिए आशंका थी कि वह वहाँ पर अपनी पहचान छिपाकर कहीं छिपा होगा। भले ही उसने वीडियो में कहा था कि वह 5 मिनट में आत्महत्या कर लेगा, लेकिन रतलाम में उसकी लोकेशन मिलने और अभी तक की जांच में ऐसा नहीं लग रहा था कि वह मौत को गले लगा चुका होगा। इस दौरान 22 अप्रैल 2019 की शाम को अचानक इंदिरापुरम पुलिस ने औषधि विभाग के निरीक्षक बैकवा बब्बर के साथ न्याय खंड 3 में स्थित हुकुम मेडिकल स्टोर पर छापा मारा। सुमित ने भेजे गए वीडियो में इसी मेडिकल स्टोर का जिक्र किया था। पुलिस ने मेडिकल स्टोर के संचालक मुकेश, जो कि मकनपुर का रहने वाला था, को गिरफ्तार कर लिया। छापा मारकर जब पड़ताल की गई तो पता चला कि उसने 2 सालों से मेडिकल स्टोर के लाइसेंस का नवीनीकरण ही नहीं कराया था। उससे पूछताछ में पता चला कि सुमित 2 साल में 1 लाख रुपए की नशीली दवाइयां खरीद कर खा चुका था। सुमित कुमार ने वीडियो में बताया था कि वह पोटेशियम साइनाइड खाकर 5 मिनट में अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेगा। मगर हुकुम मेडिकल स्टोर के संचालक मुकेश से जब पूछताछ हुई तो उसने बताया कि उसके पास पोटेशियम साइनाइड है ही नहीं। सुमित काफ़ी जिद कर रहा था और जिसकी वजह से उसने पोटेशियम साइनाइड बताकर उसे दूसरी दवा दे दी थी। विश्वास दिलाने के लिए उसने नशीली दवाओं के एवज में उससे 22,500 रुपये वसूले भी थे। पुलिस को भी तलाशी में उसकी दुकान से पोटेशियम साइनाइड मिला ही नहीं। अलबत्ता उसकी दुकान की तलाशी में कई नशीली व प्रतिबंधित दवाइयाँ जरूर बरामद हुई। पुलिस ने मेडिकल स्टोर को ऐसी 2 पेटी दवाइयाँ कब्जे में ली। पुलिस ने औषधि निरीक्षक की शिकायत पर मुकेश के खिलाफ NDPCS एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया और दुकान सील कर दी। लेकिन सुमित की गिरफ्तारी व उसके परिवार के 4 सदस्यों की मौत की गुत्थी अभी तक उलझी हुई थी। इस दौरान पुलिस को मिली फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चला कि सुमित ने पत्नी और बच्चों की हत्या के लिए 2 चाकुओं का प्रयोग किया था। बाथरूम से जो चाकू बरामद हुए थे उन्हें पानी से साफ भी किया गया था। जांच पड़ताल से ये भी पता लगा कि सुमित वारदात वाली रात 2 बजे तक व्हाट्सएप पर ऑनलाइन भी था। यह बात पुलिस को उस ग्रुप के जुड़े लोगों की मदद से पता चली। सुमित की लोकेशन ट्रेस करने के लिए पुलिस ने उसका फेसबुक अकाउंट खंगाला तो पता लगा कि सुमित फेसबुक पर ज़्यादा एक्टिव नहीं था। इस दौरान पुलिस को अचानक एक सफलता मिली। कर्नाटक के उडुपी शहर में रेलवे पुलिस के एक कांस्टेबल ने टीवी चैनलों पर गाजियाबाद में हुए चौरे हत्याकांड से जुड़ी खबर देखी। इस खबर में हत्या के बाद लापता सुमित की तस्वीर भी दिखाई गई। उसी तस्वीर के हुलिये से मिलते जुलते एक शख्स को जब GRP के जवान ने स्टेशन पर देखा तो संदिग्ध मानकर वह उसे थाने ले आया। उसकी ID चेक करने पर जब उसका संबंध गाजियाबाद से जुड़ा पाया गया तो उडुपी GRP ने इसकी सूचना गाजियाबाद पुलिस को दे दी। उडुपी पुलिस ने व्हाट्सएप के जरिए उसकी वीडियो गाजियाबाद पुलिस को भेजी। इस वीडियो को जब गाजियाबाद पुलिस ने पीड़ित परिजनों को दिखाया तो उन्होंने तस्दीक कर दी कि वह सुमित ही है
और इसके बाद तो पुलिस के लिए सब कुछ आसान हो गया। एसएसपी ने रतलाम में सुमित को खोज रही पुलिस टीम को फ्लाइट पकड़कर उडुपी पहुंचने के आदेश दिए। वहां पहुंचकर इंदिरापुरम पुलिस ने सुमित को अपनी कस्टडी में ले लिया। सुमित कुमार को उसी दिन उडुपी की कोर्ट में पेश करके पुलिस ने उसका ट्रांजिट रिमांड लिया और उसे लेकर अगले दिन यानी 24 अप्रैल को गाजियाबाद लौट आई। सुमित को अदालत में पेश करने के बाद पुलिस ने 2 दिन की रिमांड पर लिया और जिसके बाद खुलासा हुआ कि सुमित ने किस वजह से और क्यों इस वारदात को अंजाम दिया था। सुमित ने अपनी कन्फेशन वीडियो में इस सच को स्वीकार किया था कि उसे ड्रग की लत है। दरअसल सुमित बीटेक की पढ़ाई के दौरान ही ड्रग की लत का शिकार हो गया था, लेकिन उसके परिवार को ये बात कभी पता ही नहीं चली। बीटेक की पढ़ाई के दौरान जब सुमित हॉस्टल में रहता था तब उसे दोस्तों की संगत में ड्रग लेने, चरस की सिगरेट पीने और शराब पीने की आदत पड़ गई थी। इसी दौरान जब उसकी शादी हो गई तो उसकी नशे की लत कुछ कम जरूर हुई थी, मगर उसके बाद भी चोरी छिपे वह ड्रग्स लेता रहता था। 1-2 बार उसकी पत्नी अंशुबाला को उस पर शक भी हुआ तो उसने इधर उधर की बात बनाकर पत्नी को बहका दिया। 1.5 साल पहले सुमित की नशे की लत उस वक्त फिर बढ़ गई जब वह गुरुग्राम की आईटी कंपनी में नौकरी करता था और वहाँ उसके 1-2 साथी भी नशा करते थे। 1 साल पहले अंशु ने सुमित के कपड़ों की जेब से नशे की गोलियां पकड़ी तो दोनों के बीच में पहली बार इस बात को लेकर काफ़ी झगड़ा हुआ। अंशुबाला ने तब ये बात सुमित की बड़ी बहन गुड्डी को बताई। गुड्डी ने भी सुमित को डांटते हुए नशा ना करने की हिदायत दी थी। चूँकि सुमित अच्छा कमाता था और पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उसने सोचा ही नहीं था कि जब नशा करने के लिए उसके पास पैसा नहीं होगा तो वह क्या करेगा। जनवरी में जब सुमित की नौकरी चली गई तो 1 महीना तो सब ठीक रहा, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतने लगा उसका डिप्रेशन और नशे की लत दोनों बढ़ते गए। जाहिर है कि नशे की लत के साथ खर्चा भी बढ़ने लगा, जबकि इनकम कुछ भी नहीं थी। सुमित खुद को भी और परिवार को भी ठाठ की ज़िंदगी जीने की आदत थी। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि आने वाले दिनों में पैसे के अभाव में उसकी ज़िंदगी बेहद मुश्किल भरी हो जाएगी। इस बात को लेकर वह चिड़चिड़ा रहने लगा। अब पत्नी से भी उसकी बात बात पर झड़प होती रहती थी। अंशु की बार बार उसे नशा करने को लेकर ताने भी देती कि नशे में अपना वक्त खराब करने से तो अच्छा है कि वह नौकरी तलाश करने में वक्त लगाए। दूसरी ओर भरी हुई सिगरेट पीने के नशे की गोलियां लेने की सुमित की जो क्षमता भी थी वह बढ़ चुकी थी। वह हुक्म मेडिकल स्टोर से भी लाखों रुपए की नशे की दवाएं खा चुका था। अब धीरे धीरे वहाँ भी उसका उधार खाता शुरू हो गया। इस दौरान 8 अप्रैल 2019 को आरव व आकृति का जन्मदिन मनाने के अगले दिन जब सुमित ने सास ससुर किसी शादी के लिए बिहार को जाते देखा तो एक दिन अंशु ने सुमित पर ऐसा तंज कसा कि यह बात उसके दिल पर लग गई। अंशु ने सुमित से कह दिया कि अगर ऐसा नशेड़ी पति ही किस्मत में लिखा था तो भगवान उसे कुमारी ही रहने देता। सुमित को उस दिन लगा कि उसके इतना करने के बावजूद भी घर में अगर उसकी यही कदर है तो ऐसे परिवार से परिवार का ना होना बेहतर है। उस दिन की बात सुमित के दिल में ऐसी बढ़ गई कि वह दिन रात नशा करता और एक ही बात सोचता कि ऐसे परिवार की फिक्र करने से क्या फ़ायदा जहाँ इंसान की कदर ना हो। इससे तो अच्छा है कि बिना परिवार अकेले रहो और मस्ती से जियो। एक बार दिमाग में इस विचार ने घर कर लिया तो बस वह इसी बात पर सोचने लगा। उसने इरादा कर लिया कि वह पूरे परिवार को ख़त्म कर देगा और अकेला इसकी ज़िंदगी जिएगा। अंशु सुमित को नशे की हालत में देखकर उसे ताने मारती थी और इससे सुमित का इरादा और भी ज़्यादा मजबूत होता चला गया। सुमित के पास जमा पूंजी भी खत्म होने लगी थी और इसीलिए वह और ज़्यादा तनाव में रहने लगा था। उसने परिवार को ख़त्म करने का पूरा मन बना लिया। 18 अप्रैल 2019 को वह अपनी नशे की दवा और पोटेशियम साइनाइड लेने के लिए मुकेश के मेडिकल स्टोर पर गया। दवा लेने के बाद उसने पेमेंट किया और वहाँ मुकेश के कहने पर उसने किसी दवा व्यापारी को ऑनलाइन पेमेंट करने में उसकी मदद की। उसी दौरान उसने मुकेश के खाते से 1 लाख रुपए अपने खाते में भी ट्रांसफ़र कर लिए। वह जानता था कि 1-2 दिन में मुकेश को यह बात पता चल ही जाएगी कि चोरी छिपे उसने उसके खाते से 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर लिए हैं। लिहाजा उसी दिन सुमित ने
चाकुओं का एक सेट भी खरीद लिया और घर आकर उसने जब अंशु को चाकुओं का वो सेट दिया तो उसने इस बात पर भी सुमित को फटकारा कि जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी उसे क्यों लाया। फिर 20 अप्रैल को वो रात आ गई जब उसने परिवार को ख़त्म करने की ठानी। रात को उसने पहले परिवार के सभी लोगों को खाने के बाद पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक दिया जिसमें उसने नींद की दवा मिला रखी थी। बच्चों पर दवा का असर जल्दी हो गया और वे कोल्ड ड्रिंक पीकर बेसुध हो गए, लेकिन अंशु पर नशे का असर धीरे धीरे हो रहा था। सुमित ने सबसे पहले अपने बेड पर पड़े प्रथमेश का गला काटा क्योंकि वह प्रथमेश को सबसे ज़्यादा प्यार करता था। उसे मालूम था कि अगर उसने प्रथमेश की हत्या पहले कर दी तो वह परिवार के दूसरे सदस्यों को आसानी से मार देगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ को ख़त्म करने के बाद इंसान के लिए कम महत्व की चीज़ों को मिटाना ज़्यादा आसान हो जाता है। प्रथमेश की हत्या के बाद सुमित अंशुबाला की हत्या करने के लिए उसके पास पहुंचा, तो संयोग से तब तक अंशुबाला के ऊपर कोल्ड ड्रिंक में मिली दवा का असर कम हो चुका था, इसलिए उसने सुमित का प्रतिरोध शुरू कर दिया। यही कारण था कि सुमित ने उसका गला काटने से पहले चाकुओं से कई बार उसके गले के अलावा शरीर के दूसरे अंगों पर भी वार किया। इससे अंशुबाला के शरीर पर कई जगह खरोंचों के निशान आ गए थे। आखिर वह पत्नी की हत्या करने में सफल हो गया और इसके बाद उसने बारी बारी से जुड़वा बेटा और बेटी आरव और आकृति का भी गला काटकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। हत्या करने के बाद उसने हत्या में इस्तेमाल चाकुओं को बाथरूम में जाकर धोया और इसके बाद खून से लथपथ कपड़ों को बाथरूम में जाकर बदला और रात भर बैठकर अपने किए पर सोचता विचारता रहा। उसके मन में विचार आया कि वह खुद भी आत्महत्या कर ले, लेकिन कई घंटे सोच विचार के बाद भी सुमित ने सुबह करीब 3 बजे एक बैग में कपड़े और घर में रखे गहने और नकदी रखे और घर का ताला लगाकर घर से निकल गया। रास्ते में उसे गार्ड मिला तो सुमित ने उससे यह कह दिया कि वह थोड़ी देर में वापस लौट आएगा। घर के बाहर आकर उसने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए ओला कैब बुक किया और वहां से स्टेशन पहुंचकर तत्काल टिकट लेकर त्रिवेंद्रम जाने के लिए तैयार खड़ी राजधानी एक्सप्रेस में चढ़ गया। घर से चलते वक्त सुमित अपने घर से दोनों फ़ोन भी साथ लेकर गया था। उसने उन दोनों फ़ोनों को ट्रेन में चढ़ते ही बंद कर दिया। ट्रेन में ही सुमित ने अपना कन्फेशन वीडियो बनाया और उसे अपने परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया। 6 बजे ये वीडियो भेजने के बाद उसने अपना फ़ोन भी बंद कर लिया। सुमित ने बताया कि पहले तो वह आत्महत्या करना चाहता था, लेकिन जब ट्रेन में बैठ गया तो उसका इरादा बदल गया। उसने तय किया कि अब वह कहीं दूर जाकर अपनी पहचान छिपाकर साधु संत बनकर ज़िंदगी गुजार लेगा, ताकि उसकी नशे की लत भी पूरी होती रहे। पुलिस से पूछताछ के बाद सुमित को अदालत में पेश किया और उसको जेल भेज दिया। तो दोस्तों, क्या थी ये दिल दहला देने वाली कहानी। सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि सालों लग जाते हैं एक परिवार को बड़ा करने में और एक इंसान एक झटके में अपने पूरे परिवार को तबाह कर देता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको लत की आदत थी और सिर्फ इसलिए कि उसकी पत्नी उसको नशे की आदत के लिए रोकती थी। तो दोस्तों, ये है पूरी दिल दहला देने वाली कहानी। अब कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अब सिलसिला शुरू होता है आपके कमेंट्स और मेरे जवाब का। मेरे पास जो पहला कमेंट आया है वो है सिमी SK 3210 का और उन्होंने कमेंट किया है कल्पना केस पर। उन्होंने कहा था कि होटल क्यों गई थी, अगर कोई रिश्ता नहीं है तो होटल क्यों गई थी, और इसके अलावा क्या वो स्टूपिड थी। तो ये सच है दोस्तों कि जब आपका किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं होता तो उस पर भरोसा करके आप उसके साथ कहीं भी मत जाइए, क्योंकि यहीं से क्राइम स्टार्ट होता है। इसके अलावा मेल आया है गुनगुन पाठक जी का और उन्होंने लिखा है नाइस प्रेजेंटेशन। तो थैंक यू गुनगुन पाठक जी, सपोर्ट करने के लिए, सहयोग करने के लिए। और इसके अलावा मेरे पास मेल आया है सोहन सिंह जी का और सोहन सिंह जी ने मेल किया है कि टुडे इज़ माय बर्थडे। तो सोहन सिंह जी, विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। भगवान करे आपकी उम्र बहुत लंबी हो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कहानी बहुत लंबी हो रही है, तो कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।